आप सभी लोग जानते हैं, जब आप लोग सिविल सर्विस का यानी कि मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा आप लोग पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में पहुँचते हैं तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। ऐसे की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस में भी होता है और यूपीएससी में 250 नंबर का ये पेपर होता है और 3 घंटे का आपको समय मिलता है। देखिए, निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है जिसके आधार पर आपको पद मिलता है ना, आईएएस आईपीएस आप लोग बनते हैं, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और निबंध को अगर थोड़ा भी आप लोग गंभीरता से ले लें तो अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि निबंध का कोई अलग से सिलेबस नहीं है। जो आप लोग जीके जीएस आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, डिबेट आप लोग सुनते रहते हैं, यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको निबंध लिखने की कला सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने एक कॉपी आपको दिखाई दे रही है, ये हिंदी मीडियम की टॉपर हैं साक्षी गर्ग। इनकी रैंक थी 350वीं, 2017 की सिलेक्टेड हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि भैया जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं जो सिलेक्टेड हैं उनकी कॉपी दिखाइए। एक देखकर आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, निबंध लिखनी है। और तो ये हिंदी मीडियम की है। और देखिए, जो लोग गंभीरता से लेते हैं निबंध को, उनके नंबर 160 165 तक आ जाते हैं 250 में से। और जो लोग सोचते हैं अरे निबंध ही तो लिखना है, लिख देंगे ना, तो उनके 30 नंबर 35 नंबर आते हैं। और एक एक नंबर का कितना महत्व है यूपीएससी में आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे। आपकी रैंक को ऊपर ले जा सकता है और नीचे भी ला सकता है एक नंबर। और अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं निबंध में अगर प्रैक्टिस करते रहें। ये जो अनुदेश दिए रहते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा। प्रश्न के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने हिंदी सिलेक्ट है, आपका हिंदी मीडियम है, तो हिंदी में ही तो लिखेंगे आप निबंध। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या में के अनुसार होने चाहिए, यानी कि एक निबंध आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, दूसरा भी 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, तो वो शब्द जरूर याद रखिएगा। और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दीजिए। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो उसे इस तरह से आप काट सकते हैं। अब आप देखेंगे, ये आपके सामने आप लोग देख रहे हैं, एक खंड ए और खंड बी में प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। 125-25 नंबर के 2 आपको निबंध लिखने हैं, ठीक है। और ए सेक्शन ए है, खंड ए है, 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं और इन चारों टॉपिक को आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं उस टॉपिक को, उस विषय को आपको चुनना है और जिस विषय को आप लोग चुन रहे हैं उसी के आसपास आपको पूरा निबंध लिखना है, भटक नहीं जाना है, समझ रहे हैं। निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है। पहला टॉपिक कह रहा है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयों पर प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था। तीसरा कह रहा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा दें, महिलाओं को शिक्षा दें। विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। अब आप देखेंगे इन्होंने कौन सा टॉपिक चुना है। इन्होंने, आप देखते हैं, यदि आप तीसरा टॉपिक चुना है, यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, और फिर यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। और कहते हैं ना कि एक महिला अगर पढ़ गई ना परिवार में तो पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। और आप सोचिए कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान बेहतर कौन कर सकता है, महिलाएं ही कर सकती हैं। मैं कहता हूं कि हर क्षेत्र में महिलाओं को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, समझ रहे हो। तो आप देखेंगे कि एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है और पर एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक इसने स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा। तो मैं कहता हूं ना कि देखिए, किसी की 2 लाइनें अगर किसी ने इस टॉपिक के बारे में कुछ कहा है, उसी से रिलेटेड है, तो वहां से आप लोग निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद का यह कथन नारी शिक्षा को समर्पित है और इसकी प्रासंगिकता को चरितार्थ करता है। हमारे देश में समय समय पर नारी शिक्षा बुद्धिजीवियों के बीच वाद विवाद का विषय रहती है। सदैव महिला शिक्षा पर सरकार द्वारा, समाज द्वारा, विद्वानों द्वारा बल दिया जाता है, चिंता जाहिर की जाती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या नारी शिक्षा में इतना बल है कि वह 1 वर्षीय 5 वर्षीय नहीं अपितु पीढ़ीगत समाधान कर सकती है। और आप देखें, इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु हमें प्राचीन इतिहास, संस्कृति, लेखों से प्राप्त उदाहरण का सहारा लेना प्रासंगिक होगा। यदि हड़प्पा सभ्यता पर विचार करें तो मातृ सत्ता समाज था, नारी स्थिति अच्छी थी और यह सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टि से अति उन्नत थी। देख रहे हैं आप लोग। अब आप लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा ना,
तो आप लोगों को वहीं से शुरुआत कर देनी है। विभिन्न कालों में महिलाओं के योगदान को उदाहरणों के साथ और स्पष्ट करें। ये इतिहास से आपको यहाँ से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आगे वैदिक समाज में देखें तो गार्गी, अपाला जैसी विदुषी कन्याओं का प्रसंग प्राप्त होता है। और सामाजिक दशा पर विचार करें तो पितृ सत्ता वाद समाज होने के बावजूद सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का अभाव था। वह कन्या को कभी भी दुख का कारण नहीं माना जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति में महिलाओं की जो भागीदारी रहा, योगदान रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में महिला स्थिति पतित हुई और उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और इसी सामाजिक अराजकता के विरोध में उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। आगे मौर्य काल में भी विदुषी कन्याओं का वर्णन मिलता है और संपन्नता व वैभव का भी। परंतु ये आप देखेंगे जैसे जैसे हम मौर्योत्तर गुप्त व गुप्तोत्तर काल की ओर बढ़ते हैं, महिला स्थिति पतित होती। महिलाओं को शिक्षा जैसे बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप समाज कई समस्याओं से घिर गया और आर्थिक विकास बाधित हो गया और पूरी की पूरी सभ्यता का ही पतन हो गया। इस सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच 21वीं सदी में। और आप देखिए उपयुक्त विश्लेषण व ग्राफ से यह तो स्पष्ट है कि महिला शिक्षा व सामाजिक आर्थिक समस्या समाधान के बीच समानुपाती संबंध है। इस प्रकरण को वर्तमान भारतीय समाज, भारत सरकार के प्रयासों, परिणामों के संदर्भ में देखें तो सरकार द्वारा किए जा रहे समाधान लघुकालिक प्रतीत होते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देखिए वर्तमान व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना, माँ कार्यक्रम, ये आप देखिए एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, दहेज प्रथा निषेध कानून, घरेलू हिंसा निवारण कानून, आर्थिक विकास हेतु उड़ान योजना, स्टार्टअप स्टैंड अप अभियान, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जैसे अनेक योजनाएं लाई गई। परंतु फिर भी इन प्रयासों के परिणाम तत्कालिक तो हैं, दीर्घकालिक नहीं। एक शिक्षित महिला के महत्व पर और स्पष्ट करें, यानी सुझाव दिया जा रहा है। विकास में योगदान को स्पष्ट करें। और आप देखिए तो क्या दीर्घकालिक सतत समावेशी तीव्र विकास की अवधारणा को पूरा करने हेतु हमें महिला शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इस प्रश्न के उत्तर हेतु महिला प्रासंगिकता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय हर परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो एक शिक्षित महिला बाल विवाह, सती को प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी अतार्किक रूढ़ियों को तार्किकता के आधार पर ये आप देखें परखेंगी और अतार्किक पाए जाने पर स्वयं इसका तिरस्कार कर देंगी। समाज में देखा गया है कि महिला के विरुद्ध इस तरह के अत्याचार करती हैं। उदाहरण स्वरूप वधू को पुत्र न होने पर उसे आचम कुंटर करार दिया जाता है, जबकि शिक्षित महिला ऐसा नहीं करेगी। आप खुद सोचिए, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो सबसे ज्यादा किस पे उंगली उठाई जाती है? महिला पर। आप देखिए किसी की बेटियां हो रही तो गांव की तरफ, क्योंकि वहां साक्षरता नहीं है, किस पे उंगलियां उठाई जाती हैं? आप देखते हैं उस महिला पर। लेकिन जहां पढ़े लिखे हैं वहां आप सभी जानते हैं कि भैया उसमें किसी की गलती नहीं है। आप सोचिए अगर बेटियां हो रही तो उसके लिए आप देखते हैं अगर जिम्मेदार ठहराना तो दोनों को ठहराइए, वरना आप देखिए किसी को ना ठहराइए। और मैं कहता हूं दोनों क्यों उठाइए, पुरुष उसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर आप सोचिए जिम्मेदारी निभाना है, उस साइंस को आप लोगों ने विज्ञान में सब कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ी लिखी महिला विषाणु, कीटाणु आदि के संक्रमण को समझते हुए अत्यधिक सतर्क रहेंगी। उसके द्वारा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जिससे एक और स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना सख्त होगी और दूसरी ओर डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी। और परिवार के विकास के संदर्भ में, स्वास्थ्य जागरूकता व जनसंख्या के संदर्भ में आप देखें शिक्षित महिला द्वारा सही समयांतराल पर गर्भाधान का ध्यान रखा जाएगा। सही खुराक, स्तनपान, टीकाकरण आदि के परिप्रेक्ष्य में सतर्क रहने से मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, कुपोषण, पोलियो जैसी समस्याएं कम हो जाएंगी। ऐसे में जननी सुरक्षा योजना, 2 बूंद जिंदगी की, मां कायाकल्प जैसी लघुकालिक कार्यक्रमों की अवधारणा नहीं होगी। और आप देखते हैं कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें शिक्षित महिला स्वयं अपनी आजीविका कमाकर आर्थिक रूप से आप देखिए आत्मनिर्भर व सशक्तिकृत होगी, अपने साथ साथ देश के विकास में योगदान देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला सहभागिता से सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि की जा सकती है। और जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं लिख रहे हैं, किसी संस्था के द्वारा रिपोर्ट दी जा रही है, आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। प्रशासन में महिला की सहभागिता बढ़ेगी। महिला सहभागिता से प्रशासन में करुणा,
संवेदना, भावुकता, दया, सहनशीलता, दूरदर्शिता आदि नारीत्व गुणों का समावेश होगा। गांधी जी ने कहा था, जिस समाज में नारीत्व के गुणों का समावेश हो गया, उसे आगे बढ़ने की से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया रहा है। पंचायतों में आज महिला आरक्षण से भागीदारी तो बढ़ी, परंतु वे अभी भी पति के पीछे कार्य करती हैं। शिक्षित विशिक्षित महिला अपने अधिकार व कर्तव्यों को भली भांति समझ अर्थात आत्मनिर्भर होकर सुशासन कर सकती है। और आप देखेंगे कि महिला शिक्षा का एक आयाम पर्यावरण से भी जुड़ गया जाता है। वस्तुतः शिक्षित नारी पर्यावरण के महत्व को तार्किक रूप से समझेगी और उसका संरक्षण करेगी, तब सरकार को उज्ज्वला जैसी योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस संदर्भ में नारी शिक्षा की प्रासंगिकता को समझते हुए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उड़ान योजना, किरण योजना, छात्रवृत्ति, शिक्षा का अधिकार, ये सब आप देखें। और देखिए एक और बात बता दूं, सरकार की तरफ से जो पहले चलाई जाती है उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। यद्यपि अभी भी इस दिशा में अनेक चुनौतियां हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में तो इनरोलमेंट रेट 96% है, परंतु उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते यह अति न्यून हो जाता है। समाज में ऐसी मनोवृत्ति बनी हुई है कि लड़कियों को मात्र लगभग काम भर की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा पर ज्यादा निवेश करना फिजूल खर्ची होगा और विद्यालयों की घर से दूरी, पृथक शौचालय की अनुपस्थिति आदि भी इस परिप्रेक्ष्य में बाधक है और जिनके समाधान की आवश्यकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में माता पिता बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए। केस स्टडी ये आप देखिए, हरियाणा में सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को नारी शिक्षा हेतु मोबाइलाइज किया गया, जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अच्छी बात है, ये उदाहरण दे दिया करें केस स्टडी के रूप में। संबंधित चुनौतियों को और स्पष्ट करें। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की और रोजगार की भी और चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखें, पृथक शौचालय, पर्याप्त महिला शिक्षक उपस्थिति, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अनुपात संतोषजनक रखने हेतु लड़कियों को कुछ इनिशिएटिव प्रदान किए जाने चाहिए। केस स्टडी दूसरा, ये बिहार में आप देखें, बिहार में उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुकी लड़कियों को साइकिल प्रदान की गई ताकि वे थोड़ी दूरी पर स्थित उच्च विद्यालय तक सुलभता से पहुंच सकें। और आप देखिए परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में उत्थान देखा गया है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में किरण बेदी, चंदा कोचर जैसी सफल महिलाओं की जीवनी शामिल की जानी चाहिए, जिससे लड़कियां इन्हें प्रभावित होकर स्वयं भी ऐसा ही बनने की प्रेरित हो सके। वस्तुतः इस प्रकार से हम नारी शिक्षा स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकेंगे और देश में व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, किसी देश की स्थिति का अनुमान वहां की नारी शिक्षा को देखकर भली भांति लगाया जा सकता है। 125 नंबर में से आप देखते हैं कि इन्हें 45 नंबर दिए गए हैं। आप लोग किस तरह से और अच्छा इस निबंध को लिख सकते हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए सेक्शन बी में चलते हैं अब हम लोग। तो आप देखिए खंड बी है ये, इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक कह रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। दूसरा कह रहा है भारत में डिजिटल अंतराल ग्राम रूपांतर में अवरोध। तीसरा कह रहा है कायांतित भारत नवीन भारत। 4 कह रहा है निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। तो इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, कायांतित भारत नवीन भारत। मेरा देश मेरा गौरव मेरा भारत पल पल में बदल रहा है, कहीं झुक रहा है तो कहीं उठ रहा है। यह कब स्थिर था जो अब स्थिर रहेगा, अब तो यह और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए इन्होंने लाइन से शुरुआत कर दी। वस्तुतः आजकल आप देखते हैं कि निबंध लिखना बड़ा आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। थोड़ी मैं कहता हूँ 10 निबंध आप खराब लिखेंगे, उसके बाद 11वां तो अच्छा रहेगा ना। वस्तुतः आजकल टीवी, समाचार, सोशल मीडिया, रेडियो पर सर्वाधिक सुनाई जाने वाली गूंज है कायांतित भारत नवीन भारत। निसंदेह हमारा देश तो हमेशा से परिवर्तनशील रहा है, परंतु आज पूर्णतः कायांतरण कर नए भारत का निर्माण करने की संकल्पना आप देखते हैं मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न करती है। आखिर हमारा नवीन देश कैसा होगा, और क्या हमारा भारत अमेरिका की तरह आधुनिक विकसित होगा जहां बड़ी बड़ी इमारतें, अपार संपत्ति, चमचमाती सड़कें होंगी, या फिर हमारा भारत भूटान जैसे खुशहाल होगा और जहां आप देखिए पैसा तो कम पर संतोष स्तर बहुत ऊंचा है, या फिर भारत इजराइल की तरह तकनीकी युद्ध मॉडल प्रस्तुत करेगा। आखिर कैसा होगा नवीन भारत, किन मॉडल पर आधारित होगा, क्या भारत अपना विलग मॉडल प्रस्तुत करेगा। समय के साथ भारत में हुए परिवर्तनों को संक्षेप में लिखें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है, परंतु फिर भी हम नवीन भारत के मॉडल की झलक वित्त मंत्री जी के फरवरी 2017 में दिए बजट भाषण से प्राप्त कर सकते हैं, जहां मंत्री जी ने टेक इंडिया की संकल्पना प्रस्तुत की। और आप देखेंगे कि टेक इंडिया, ट्रांसफॉर्म इंडिया, इन राइज
इनरजाइज इंडिया, क्लीन इंडिया, कायांतित व नवीन भारत की वस्तुतः इसी परिप्रेक्ष्य में नवीन भारत की संकल्पना तलाशनी होगी। यदि हम ट्रांसफॉर्म इंडिया को परिभाषित करें तो यह बहुआयामी अवधारणा प्रस्तुत करती है और इसके राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक आयाम प्रस्तुत होते हैं। यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा भारत जहां महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सभी के लिए समान सम्मान हो और संवेदना हो, प्रेम हो, सुरक्षा हो और इन्हें विशेष या फिर अलग का दर्जा न देकर समानता का दर्जा दिया जाए। नवीन भारत की संकल्पना की और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जाए। चाहे दिव्यांग हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो या फिर हो नारी, ना करें ना कम में ना ज्यादा में, ये भारत के विकास में है बराबर की हकदारी। और ये आप देखते हैं कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रांसफॉर्म इंडिया के अंतर्गत एक देश एक कर, विकसित व आत्मनिर्भर समावेशित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्मार्ट शहर, सरकार, स्मार्ट प्रशासन, स्मार्ट जनता की संकल्पना की गई और देश की अर्थव्यवस्था लेस कैश व कैशलेस होगी। स्मार्ट सरकार, स्मार्ट प्रशासन, स्मार्ट जनता, आधुनिकता की ओर बढ़ते समावेशी प्रयासों की चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। यदि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवीन भारत के तहत केंद्रीकृत अहद, संघवाद आदि अवधारणाओं के ऊपर उठकर प्रतिस्पर्धी व सहकारी संघवाद की संकल्पना की गई है, जहां देश का प्रत्येक राज्य केंद्र के साथ मिलकर व आपस में प्रतिस्पर्धा करके विकास की ओर उन्मुख हो। तृतीय स्तर की सरकार अर्थात स्थानीय सरकार, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम को मजबूत बनाया जाए व नीचे से ऊपर की ओर आप देखते हैं कि विकास और आप देखिए का मॉडल प्रस्तुत हो। देश का प्रत्येक नागरिक अर्थात आर्थिक रूप से विकसित होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी विकसित हो, लोगों को युग से जोड़ा जाएगा और जिससे वे सहिष्णु, एकीकृत व स्वस्थ हो। अर्थात नवीन भारत की संकल्पना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ सकल प्रसन्नता अनुपात में वृद्धि पर जोर दिया जाए। धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष भारत की कामना की गई और समान नागरिक संहिता जैसे प्रयासों के माध्यम से देश को प्रगतिशील व सुधारीकृत बनाया जाएगा। सीमित संसाधनों में आर्थिक लाभ को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इससे आगे एनराइज इंडिया की परिभाषा पर विचार करें तो इस परिप्रेक्ष्य में भी कई आयाम प्रस्तुत हैं। इसमें हमारी देश की युवा पीढ़ी को नवीन भारत निर्माण में अग्रदूत की भूमिका दी गई है। और आप देखिए देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है और यह अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। जहां जापान, ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी हो गई रही, वहीं भारत अंधेरों के बीच दीप्तिमान कीर्ति स्तंभ की तरह प्रकट हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी है, अभी युवा आबादी है ना। पर्यावरणीय चुनौतियों में भारत की भूमिका को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। और देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित, प्रशिक्षित कर कौशल रूप से विकासवान कर देश को अभूतपूर्व कायांतरण की ओर बढ़ाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार युवाओं को में असीम ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का प्रयोग बड़े से बड़े कायांतरण में किया जा सकता है। वस्तुतः हम भारत को मानव संसाधन की कैपिटल के रूप में विकसित कर सकते हैं। हमारे देश में स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी योजनाओं के माध्यम से सीखी युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार प्रदान करने वाले हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब भी तो कहते हैं कि क्या बनिए, नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनिए। टेक इंडिया में क्लीन इंडिया से तात्पर्य स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार से मुक्त भारत वास्तव में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, जमाखोरी अपने आप में अनेक जटिल समस्याओं को जन्म देती है, जैसे राजस्व हानि, तस्करी, आतंकवाद, मादक द्रव्य पदार्थ उपभोग, वेश्यावृत्ति, कुशासन, असमानता, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आदि। इससे न सिर्फ आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है अपितु सामाजिक विकास भी क्षुब्ध हो जाता है। परंतु कायांतित भारत, नवीन भारत की संकल्पना में काले धन की कोई जगह नहीं है। और देखिए न्यू इंडिया की बात सबके चेहरे पर मुस्कान लाई और नई है बातें, नए हैं रंग, नई है इसमें उमंग, नई रोशनी जो आकार अंधेरों से टकराए। काले धन को भी बदलना पड़े हमारा अपना रंग। प्रभावी उद्यम का उल्लेख करें और अच्छा कोई हो सकता है तो उसका उल्लेख करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत को वास्तविकता में चरितार्थ किया जाएगा। यह हमारे बापू महात्मा गांधी को वास्तविक व अमूल्य और ये श्रद्धांजलि के स्वरूप में अर्पित किए जाने की संकल्पना की गई है। और इस हेतु सरकार द्वारा अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे नवीन भारत, ए ट्रांसफॉर्म, एनराइज और क्लीन। ये आप देखिए एक व्यवस्थित योजना के साथ निबंध लिखें। देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रांसफॉर्म में मेरा देश मेरा गौरव, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, स्मार्ट सिटी, अमृत हृदय, ये सब आप देख रहे हैं ना। ये डायग्राम बना दिया है ना इन्होंने, ठीक है। इसमें आप देखिए सनराइज में आप देखिए प्रधानमंत्री युवा सशक्तिकरण योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, नई स्वास्थ्य नीति
और इसमें आप देखिए क्लीन में निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, विमुद्रीकरण, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, आधार कार्ड अन्वयता, जेम ट्रिनिटी प्रोजेक्ट एंड्राइड, डिजिटलाइजेशन आदि अनेक योजना है जिनके माध्यम से सरकार न्यू इंडिया की संकल्पना को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ करने का अथक प्रयास कर रही है। परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ साथ बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी व आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अर्थात 4P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप के आधार पर ही क्रांतित भारत, नए भारत को वास्तविकता में प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार भारत विकास का एक अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत करेगा जो अन्य विकासशील देशों हेतु संकेत प्रतिमान की भांति दृष्टिगत होगा। ये आप देखेंगे इन्हें, इसमें आप देखेंगे कितना दिया गया, 41 नंबर दिए गए इसमें, ठीक है। अब आप देखिए टोटल इन्हें 250 नंबर में से कितने मिले हैं, ये देख लीजिए आप लोग। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा निबंध आप लिखना सीख जाएंगे। देख लेना आप, प्रैक्टिस पर सब कुछ 86 नंबर दिए गए हैं 250 नंबर में से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, मैं कहता हूं सप्ताह में 2-3 निबंध लिखते रहिए आप लोग। और जब आप लोग पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं तो ईमानदारी से करिए, फिर सीधी सी बात है। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो बता सकते हैं। धन्यवाद।